ऑफ मास 3m कितनी होगी आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड कर सकते हैं जो अच्छा पार्ट होगा। दूसरा पार्ट ये हो सकता है आपसे ये पूछे कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल with respect to bottom of hemisphere on other side of on other side of the cavity। दूसरे तरफ से अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये कैलकुलेट करना है, ये चेक करते हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर हम इसको यहां से रिलीज करते हैं, इस पोजीशन से अगर रिलीज करें, तो जब तक ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आता नहीं है सोचो, तब तक क्या ये वेज मूव करेगा? तब तक तो वेज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो रिएक्शन फोर्स हो गए इनके, ये कुछ ऐसे होंगे, ये इस पे धक्का इधर लगाएगा, ये इस पे धक्का इधर लगाएगा, राइट। तो इस केस में ये जो पुश है इस वेज के ऊपर लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट की तरफ पुश होगा तो ये वॉल क्या होगा, उसको रोक के रखेगा। तो वेज इज नॉट गोइंग टू मूव अंटिल एंड अनलेस दिस बॉल कम्स डाउन टू द बॉटम। तो वेज जब ये बॉल बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आ गया, तब तक को कौन मूव किया है, सिर्फ और सिर्फ कौन मूव किया है, आपका वो बॉल ही मूव किया है, वेज अभी तक मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली हम कितनी लिख सकते हैं, √2gr लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि बॉल का साइज बहुत ही छोटा है, उसने मतलब डायग्राम में नहीं दिया उसका साइज, मतलब हम उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाएगी, अगर इसको लिखें तो इसको v0 लिख रहे हैं, तो ये v0 हो जाएगा √2gh हो जाएगा, और h यहाँ पे r है, ठीक है। बट द मोमेंट इट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप, जैसे ये ऊपर जाना शुरू करेगा, अब ये क्या करेगा, अब इस वेज को ये रिएक्शन फोर्स इधर देगा राइट की तरफ, और खुद के ऊपर रिएक्शन इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ आएगा। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये वेज का एक कंपोनेंट राइट की तरफ है जो इस वेज की वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, राइट। तो इसका मतलब उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्टैक्ट आपका ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर जो सिचुएशन दिखेगा वो आपको कैसा दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ये ब्लॉक इस मतलब ये जो बॉल है ये इस सरफेस पे ऊपर चढ़ रहा है, और साथ साथ में वेज आपका क्या है, आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। इसका मतलब अब काइनेटिक एनर्जी किसके पास आ रहा है, दोनों के पास आ रहा है। जब ये उतर रहा था ऊपर से नीचे, तब क्या हो रहा था, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा था वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किसको मिल रहा था, अकेला उसको ही मिल रहा था। बट जब ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, अब वो अकेला उसको नहीं मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है। तो ऑब्वियस है कि इस बार हाइट क्या होगा, कम राइज करेगा, इस बार उतना हाइट राइज नहीं कर पाएगा जितना हाइट से वो रिलीज हुआ था। तो आर आंसर तो पक्का ही नहीं होगा, आर से कम होगा। एक चीज पक्का है, जहां पे भी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मान लेते हैं यहां तक पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पे, तो इसका मतलब है इसके इसमें इस वेज के रिलेटिव वो और ऊपर नहीं जा रहा है, ये तो मतलब है, राइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि वेज पे अगर खड़े होकर देखेंगे तो मुझे और ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, और अगर वेज के रिलेटिव रेस्ट पे है, ग्राउंड के रिलेटिव रेस्ट पे नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो वेज के साथ कांटेक्ट बना के चल रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली उसके पास भी वही वेलोसिटी होगी जो किसके पास है, वेज के पास है। तो इसीलिए वो रेस्ट पे नहीं है, वो रेस्ट पे किसके रिस्पेक्ट में दिखेगा आपको, वेज के रिस्पेक्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर शो करूं, जब ये मैक्सिमम सॉरी मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, तब का सिचुएशन को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन मैं दिखा रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे ये ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। ये देखो यहाँ पे मान लेते, ठीक है, यहाँ पे पहुंच चुका है, और ये वाली हाइट हमको फाइंड करनी है, ये हाइट हम h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके पास कुछ एक वेलोसिटी v आ चुका होगा, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली जीरो होगी, क्योंकि और ऊपर नहीं चढ़ रहा है। बट सिंस ये कंस्ट्रेंड है, उसके साथ कांटेक्ट में है, तो पक्का है इसके पास भी क्या होना चाहिए, वही वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो पक्का है मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से जो वेलोसिटी आपका वेज के पास है। तो ये हाइट तो इजीली निकाल सकते हैं आप। अब इस कंबाइंड मास सिस्टम पे अगर आप देखोगे, तो कांटेक्ट छूटा कब था, कांटेक्ट कब छूटा था, यहाँ पे, राइट। आप मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ के बीच में लगाएंगे, जब कांटेक्ट छूट चुका है। कांटेक्ट छूटने के पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स तो मिलेगा ना। ये रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा, वॉल लगा रहा होगा, और ये रिएक्शन फोर्स जो है इस कंबाइंड मास सिस्टम के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, तब तक जब तक ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। इसी वजह से तुम देखोगे तो इसके पास तो ये वेलोसिटी आया। अगर पूछा होता आपसे कि ये नॉर्मल, ये वॉल का रिएक्शन, वॉल जो रिएक्शन फोर्स दे रहा है उसका इंपल्स कितना है, ये आप फाइंड करो। तो इंपल्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट। और अगर देखोगे तो इस वेज और ब्लॉक को कंबाइंड मास सिस्टम की तरह देखें, तो इस पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वो कौन है, ये है। तो इसी एक्सटर्नल फोर्स का जो इंपल्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और वो कितना आता, इसका मास m इंटू वी नॉट, m इंटू √2gr। ये क्या होता है, इंपल्स ऑफर्ड बाय द वॉल on the system, या rather on the wedge भी बोल सकते हो, एक ही बात होगा, on the system on the wedge till the ball comes to the bottom of the inclined plane,
बॉटम ऑफ द वेज। अब इसके बाद तो कांटेक्ट छूट गया था, और कांटेक्ट छूट गया इसका मतलब है अब वॉल का कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। इसका मतलब अब एक्सटर्नल फोर्स कितनी है सिस्टम पे, जीरो है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दिस विल बी जीरो, दिस इज आफ्टर लीविंग कॉन्टैक्ट विथ वॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना, आफ्टर लीविंग कॉन्टैक्ट विथ वॉल, क्योंकि उसके पहले नहीं लगा सकते कॉन्टैक्ट विथ वॉल। तो कंडीशन क्या होगा आपके पास, m इंटू रूट अंडर टू जी आर, दैट शुड बी इक्वल टू 3m प्लस m, मतलब 4m हो जाएगा, इंटू v। और यहाँ से m कैंसल्स आउट, और यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल रही है रूट अंडर टू जी आर बाई 4 आ जाएगी। और अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। सो देयरफॉर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ऑब्वियसली ये आपका mgh ही आएगा, mgr आएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ ऑफ 4m इंटू वी स्क्वायर एंड प्लस एम जी इंटू एच। ये एच आपको निकालना था, ये वाला टर्म तो आपको पता है ये mgr है, एंड दैट विल बी हाफ ऑफ, यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 4m इंटू टू जी आर बाई 16, ये 4 इधर से 4 कट जाएगा, प्लस एम जी एच हो जाएगा, यहाँ से m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखें तो ये टू भी कट गया, r बाई 4 इधर आ जाएगा, तो 3r बाई 4 आ जाएगा, तो h की वैल्यू हो गई है 3r बाई 4 आ गई है। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो कि वो राइज किया है। बट सेकंड पार्ट जो इसका क्वेश्चन था, एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, उसने पूछा था फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज ऑफ मास 3m ऑन रिलीजिंग द सिस्टम फ्रॉम रेस्ट। बहुत लोगों को लगेगा कि यही जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वेज है, बट ये गलत है। वेज को जब तक राइट की तरफ फोर्स मिलता रहेगा तब तक क्या होगा, उसकी वेलोसिटी तो बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी घटेगी कब, जब उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन उसको फोर्स मिलेगा। और वो कब होगा, जब ये उल्टे तरफ ये वापस से चढ़ना शुरू करेगा। इसका मतलब जब ये ऊपर से भी नीचे आएगा तब भी धक्का किधर पड़ेगा, उसको धक्का तो इधर ही पड़ेगा, और धक्का इधर पड़ेगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। मतलब जब तक वो बॉल नीचे उतर के बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वापस नहीं आ जाता तब तक क्या होगा, वेलोसिटी उसका बढ़ता ही रहना है। फिर से वापस से नया स्टेज का डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेज इसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज हमें ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे बॉल नीचे पहुंच चुका है, अब इसके पास कुछ एक वेलोसिटी यहाँ पे हो चुका होगा, मान लेते हैं v1, और ये वेज के पास कुछ एक वेलोसिटी हो चुका होगा v2, और यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये पोजीशन पे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों लिया, ये ध्यान रखना। जब तक आपका वेज जो है नॉर्मल रिएक्शन राइट की तरफ एक कंपोनेंट एक्सपीरियंस करता रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। इसके बाद फिर और उसको वो फोर्स नहीं मिलेगा तो घटना शुरू होगा। तो फिर वापस से यहाँ पे भी आपका सेम कैलकुलेशन है, दो कैलकुलेशन है, एक है मोमेंटम कंजर्वेशन का और दूसरा क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का। तो आप आराम से फिर से यूज कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन हम फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन का लगा रहे हैं, तो डेल्टा पी अगेन फिर से लिख रहे हैं, डेल्टा पी ऑफ सिस्टम जीरो नहीं चाहिए, एंड कंडीशन क्या है, दिस इज m इंटू रूट अंडर टू जी आर, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू वी वन, अच्छा नहीं ये माइनस हो जाएगा, m इंटू वी वन विथ नेगेटिव साइन एंड प्लस 3m इंटू वी टू, यहाँ से m गेट्स कैंसिल हो, और यहाँ से आपको मिल रही है 3v2 माइनस ऑफ v1 इज कमिंग आउट टू बी रूट अंडर टू जी आर। ये आपका पहला कंडीशन आप लिख लो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में एम जी आर इनिशियल एनर्जी थी, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि है आपका हाफ एम इंटू वी वन स्क्वेयर एंड प्लस हाफ ऑफ 3m इंटू वी टू का स्क्वायर। और यहाँ से हमें तो चाहिए हमें क्या चाहिए था इसमें, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वेज। हाँ, तो v2 चाहिए, तो v1 को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं हाफ ऑफ, ये v1 को एलिमिनेट करना है, तो v1 कैन बी रिटन एज 3v2 माइनस ऑफ रूट अंडर टू जी आर, एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 3v2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये 2 को आप रीअरेंज कर सकते हैं, कहा नहीं बचे, चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ के बाद का कैलकुलेशन ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट यू गेटिंग इज 2gr इज इक्वल टू, 2 को इधर लेके चला गया, दिस इज 9v2 स्क्वायर
प्लस 2GR माइनस ऑफ 2 3 6V2 इंटू रूट अंडर 2GR एंड प्लस 3V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2GR तो आपस में ही कट गए, ठीक है। यहाँ V2, ये V2 और ये V2 भी कट गया। तो यहाँ से यार आपके पास 12V2 इज कमिंग आउट ऑफ 6 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2GR। ये 6 इधर 2 से कट जाएगा एंड V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट विल बी रूट अंडर GR/2 आ जाएगा। यही आंसर है। हाँ बोलिए बेटा। बट मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया ना, ये हॉरिजॉन्टल। मेरा सिचुएशन देखो, तुम, मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया वो केयरफुल देखो आप। इस सिस्टम के लिए देखो और इस सिस्टम के लिए देखो। मोमेंटम क्या, कोई वर्टिकल कोई भी कंपोनेंट है? नहीं है ना। इसके लिए चेक करो क्या वर्टिकल कोई भी कंपोनेंट है। दैट्स इट। समझ आ रही है? अगर वर्टिकल कंपोनेंट दिख